हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एल्कीन की जो हमें पढ़नी है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, कि एल्कीन के ऊपर अब हम वाटर का एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो एल्कीन के अंदर जब वाटर की एडिशन रिएक्शन होती है तो एल्कोहल बनता है। तो एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है? जब एल्कीन की हाइड्रेशन रिएक्शन करवाई जाती है। और एल्कीन की ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब वाटर का जो एडिशन होता है तो ये डायरेक्ट नहीं हो जाता है। तो वाटर का जो एडिशन होता है एल्कीन के ऊपर, ये करवाने के लिए हमें एसिड की जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन एल्कीन की एसिडिक मीडियम के अंदर करवाई जाती है। तो मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन की, ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन हुई है इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो दो स्टेप होते हैं इस रिएक्शन को होने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमने एसिड लिया है एज ए कैटलिस्ट, इस एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है इस एसिड के प्रोटॉन का। तो ये इस तरीके से ये इस पे ये अटैक हो गया। तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इस पे अटैक हुआ है H पॉजिटिव का। अब ये अटैक इस तरीके से होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, ये प्रोटॉन इस कार्बन से भी। तो ये जो H पॉजिटिव अटैक करेगा ये इस तरीके से अटैक करेगा कि हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो अगर ये इस कार्बन के साथ अटैच होता है तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। अगर ये इस तरीके से इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये कार्बोकैटायन हमारे पास बनता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी वाले जो कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन मेजर क्वांटिटी में बनता है। तो ये इस तरीके से H पॉजिटिव इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो वाटर है इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेंगे। जब ये इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इस बॉन्ड को बनाने में यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे वापस आ गए। और ये प्रोटॉन यहाँ पे जो एसिड की कैटलिस्ट की तरह हमने यहाँ पे यूज किया था ये आखिर में यहाँ पे रीजनरेट हो गया है। तो ये है मैकेनिज्म हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि जो एल्कीन है उसकी हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ये एक दो स्टेप की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर दो स्टेप होते हैं इन दोनों स्टेप की वजह से जो एल्कीन होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? एडिशन ऑफ वाटर। और ये जो वाटर का एडिशन ये सिन एडिशन होता है कि वाटर का जो H और वाटर का जो OH है ये दोनों सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर का सिन एडिशन होता है इस रिएक्शन के अंदर और एंटी मार्कोनिक-ओप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब मार्कोनिक-ओप्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिक-ओप्स रूल क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि H पॉजिटिव जो भी हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है किसी भी रिएजेंट का, जैसे कोई रिएजेंट है इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये हमेशा उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है जब भी कोई एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये तो होता है मार्कोनिक-ओप्स एडिशन। और एंटी मार्कोनिक-ओप्स एडिशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिक-ओप्स एडिशन इसमें
ये जो पॉजिटिव वाला है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस हाइड्रोजन, और ये बी नेगेटिव वाला है ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे मोर हाइड्रोजन हो। तो जब वाटर का एडिशन करवाते हैं तो वाटर में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव। तो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जब हम वाटर का एडिशन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर जो H होता है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे लेस हाइड्रोजन हो और OH उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए कौन से हमें रिएजेंट यूज करने होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 स्टेप की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप होते हैं। तो उन दोनों स्टेप के अंदर क्या होगा कि पहले वाले स्टेप के अंदर तो होगी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, दूसरे वाले स्टेप के अंदर होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डाइबोरेन। डाइबोरेन इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो डाइबोरेन यूज करते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH को। तो ये तो है हाइड्रोबोरेशन और ये है ऑक्सीडेशन। ये डाइबोरेन की वजह से हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इन दोनों को मिला के इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्कीन से अल्कोहल बनता है और रिजल्टेंट जो रिएक्शन होती है वो एडिशन ऑफ वाटर होता है। ये जो एल्कीन है इसके ऊपर वाटर का एडिशन होगा, लेकिन एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिक-ओप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है वाटर का H पॉजिटिव वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे लेस हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला जो OH नेगेटिव है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे मोर हाइड्रोजन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इधर H इस कार्बन पे जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, OH इस कार्बन पे जुड़ा है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैंने बताया इस रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। पहला क्या है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारी एल्कीन है वो बोरेन के साथ रिएक्शन करेगी। ये डाइबोरेन से ही हमें बोरेन मिला है। डाइबोरेन जो होता है B2H6, ये ब्रेक होके 2 बोरेन के मॉलिक्यूल बनाता है। दिस इज बोरेन एंड दिस वन इज डाइबोरेन। तो जो एल्कीन होती है वो बोरेन के साथ रिएक्शन करेगी, और बोरेन के पास देख रहे हो बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। बोरोन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए हैं इस तरीके से, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ होने कितनी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये डबल बॉन्ड इस BH3 पे अटैक करेगा। और ये जब अटैक होता है तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये जब इस तरीके से अटैक कर रहा है तो ये बोरेन, ये BH3 इस कार्बन से जुड़ेगा CH2 वाले से। ये बॉन्ड इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके से BH3 पे अटैक किया तो ये BH3 है। इसको मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा BH3 है, ये 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। ये डबल बॉन्ड जो था उसने इस तरीके से इस पे अटैक किया तो ये थोड़ा थोड़ा बॉन्ड यहाँ पे बना। अब यहाँ पे जब बोरोन के 4 बॉन्ड बनने लगेंगे, ये अभी डॉटेड लाइन में दिखाया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के साथ इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा हाइड्राइड की फॉर्म में, H नेगेटिव की फॉर्म में। तो जब ये H नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा और ये CH2 BH2 बन जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके की बनती है कि ये डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टूट गया है, डॉटेड लाइन से दिखाया है, और ये इसके बीच में थोड़ा बॉन्ड बन गया है,
ये वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है। तो ये 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। ये 4 मेंबर है, 1 2 3 4। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर क्या होता है अल्टीमेटली, ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है और इनका ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। और इस तरीके से ये यहाँ पे क्या बन जाए, ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया क्योंकि H नेगेटिव यहाँ से ट्रांसफर होकर इस पे जुड़ गया है। तो ये बनता है हमारे पास CH3 CH2 CH2 BH2, ये CH3 CH2 CH2 BH2। अभी भी बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और बचे हैं। यहाँ बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 3। तो एक हाइड्रोजन की हेल्प से ये इस कार्बन पे जुड़ गया, यहाँ पे BH2 जुड़ गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया, ये BH2, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो पहले तो एक एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये BH इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 के साथ। फिर से एडिशन इसका होता रहेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ेगा। तो टोटल इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन है। तो जैसे यहाँ पे इसका एडिशन हुआ था BH3 का, इसी तरीके से इस पूरे का एडिशन हो जाएगा 2 और एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ और हमारे पास ये बन जाएगा ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। तो ये 3 प्रोपाइल के मॉलिक्यूल इस बोरेन के साथ जुड़ जाएंगे। ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन इसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि ये जो BH3 है इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन तो इस एल्कीन के यहाँ पे जुड़ा है और ये BH2 यहाँ पे जुड़ गया। अब इस BH2 के पास फिर से 2 हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, एक और जो एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ कैसे रिएक्शन होगी मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ ये जो BH2 है इसका एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और ये BH इसके साथ जुड़ जाएगा। ये 2 जुड़ गए। अब एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड खत्म और बोरोन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस बोरोन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, एक ये और एक पूरा ये। तो यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखे थे कि पहले एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो गया और 2 यहाँ पे ऐड हो गए। इस तरीके से बोरोन के साथ 3 प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गए हैं, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है 3। ये बोरोन के साथ 3 प्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। तो ये हाइड्रोबोरेशन हो गई है कि एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हो गया, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, कि ये जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बना है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है मैंने बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की वजह से। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो OH क्या नेगेटिव क्या है, बेस है, ये यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा तो ये O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाटर यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन था इसके साथ में इसको बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। तो ये इस पे अटैक करेगा क्योंकि बोरोन के अभी भी यहाँ पे 3 बॉन्ड है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो O नेगेटिव है ये इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो ये बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बोरोन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए और ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर है यहाँ पे। अब क्या होगा, जब इस तरीके से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया है ये हाइड्रोपेरोक्साइड का, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोपाइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोपाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो प्रोपाइल था
यहाँ से उठ के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो माइनस OH नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर से इधर, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो जब हाइड्रोपरऑक्साइड आयन ने एक ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन की, मतलब इस ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ जब एक हाइड्रोपरऑक्साइड आयन ने रिएक्शन की, तो एक प्रोपाइल ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे ऑक्सीजन पे चला गया और इस तरीके की ये बन गया, बोर ऑक्सीजन के ऊपर ये प्रोपाइल ग्रुप आ गया। अब अगर यहाँ पे 2 बार रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH के 2 मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा, ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये भी ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, सेम इसी तरीके से जो रिएक्शन हुई है। फिर एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक और मोल इसका लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH का, तो ये जो तीसरे वाला जो ये है प्रोपाइल ग्रुप, ये भी ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ये हुआ था यहाँ पे। इस तरीके सेम स्टेप होंगे जैसा कि यहाँ पे एडिशन हुआ पहले हाइड्रोपेरोक्साइड आयन का इस पे, फिर ये प्रोपाइल ग्रुप का ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो जब एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये एक ग्रुप ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया ये पूरा। जब दूसरे वाला यहाँ पे रिएक्शन करेगा, 2 लिए ना यहाँ पे, तो एक ने रिएक्शन कर लिया, अब दूसरे वाला ट्रांसफर रिएक्शन करेगा तो ये वाला प्रोपाइल ग्रुप भी ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो ये बन जाता है यहाँ पे ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन, कि इस बोरोन के ऊपर 3 परपोक्सी ग्रुप ट्रांसफर हो गए हैं, 3 परपोक्सी ग्रुप आ गए हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। इसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। थर्ड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये जो 3 परपोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं बोरोन के ऊपर, 3 जो परपोक्सी ग्रुप हैं ये, अब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी बेसिक मीडियम में। ये NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH में से जो OH नेगेटिव होगा, ये जो OH नेगेटिव होगा वो यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा और ये CH3 CH2 CH2 OH, इस तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में हमारा बोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की 2 स्टेप है। पहले में ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होगी, दूसरे में डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होगी। तो 2 स्टेप की ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर भी एल्कीन से एल्कोहल बनता है। और रिजल्टेंट इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में भी नेट जो रिएक्शन होती है वो एडिशन ऑफ वाटर होता है एल्कीन के ऊपर, और जो वाटर का एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन में जो क्या क्या रिएजेंट यूज किए जाते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है मर्क्यूरिक एसीटेट का, मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, दिस वन इज मर्क्यूरिक एसीटेट। ये है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट। अब इस ये जो पार्ट होता है CH3CO, ये जो पार्ट है CH3CO, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AC से रिप्लेस करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, AC, एसिटाइल ग्रुप। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं HgAcO2, इस तरीके से। तो ये HgOAc2 है, मतलब ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। AC का मतलब CH3CO है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाने के लिए हमें मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करना पड़ता है THF की फॉर्म, THF को सोलवेंट लेते हुए। THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये सोलवेंट होता है THF। तो मर्क्यूरिक एसीटेट THF की प्रेजेंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
सोडियम बोरोहाइड्राइड का हम यूज करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाएगा और रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारा वाटर का एडिशन होगा, इस कार्बन पे हमारा OH ऐड हो गया, इस कार्बन पे H ऐड हो गया इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की वजह से। तो आई होप कि ये समझ में आ गया क्या रिएक्शन होती है, कौन से रिएजेंट इसमें यूज होते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन से एल्कोहल बनता है और वाटर का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। मैकेनिज्म की अब यहाँ पे बात करें तो 2 स्टेप है इसमें। पहले स्टेप में ये जो एल्कीन है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगी। ये मरकरी के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से एक OAC ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो 3 मेंबर्ड एक रिंग बन जाएगी। 3 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से बनी है। ये जब इसने इस पे अटैक किया तो इसने इस पे अटैक किया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, सॉरी ये इस तरीके से बन जाता है। तो ये अपने जो लोन पेयर Hg के पास जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये उनका यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। जब ये बॉन्ड बनाएगा अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करके तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मरकरी ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किए इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि वाटर क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। वाटर हमेशा उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगा। तो इस पे तो कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं लगे हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या है, सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है ACH3। तो वाटर इस पे अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये इस तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा और वाटर जब अटैक करेगा तो वाटर का एक लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने के में यूज हो गया। तो वाटर के पास एक लोन पेयर बचा और एक ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड के जब इधर शिफ्ट हुआ तो Hg का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अब वाटर के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये -H पॉजिटिव हो गया और ये OH बन गया यहाँ पे और ये HgOAc यहाँ पे नीचे रह गया। तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कि यहाँ पे मरकरी का एडिशन हो गया है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई है कि ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है यहाँ पे और मरकरी भी। अब नेक्स्ट स्टेप है डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गई, अब क्या होनी है, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बोले या फिर इसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इस मरकरी को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएंगे और हमें पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से H नेगेटिव निकलेगा और वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इधर यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा तो CH3 CHOH और ये CH3 बन जाएगा। तो ये एल्कोहल यहाँ पे फाइनली हमारा बन गया है। डीमर्क्यूरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ से हट रहा है, अभी मरकरी का रिमूवल हो रहा है। तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 कि एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 कि KMnO4 को हमने एल्कलाइन मीडियम में ले रखा है और रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो हमें कम रखना है, कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए। तो जब ऐसी रिएक्शन होती है कि एल्कीन की रिएक्शन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाता है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन कि जो कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप आ जाएगा इस तरीके से। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन
और ये जो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है वो सिस मैनर में होती है कि ये जो दो OH ग्रुप आएंगे ये हमेशा सेम साइड में रहेंगे, सेम साइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक OH ग्रुप इधर ऊपर है और दूसरा OH ग्रुप नीचे है, ऐसे नहीं होता, दोनों सेम साइड में होते हैं। तो सिस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन अगर हमें एल्कीन की करवानी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में एक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं कि कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को हम एक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या काम आता है ये लेबोरेटरी में कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमें ये पता करना है कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, मतलब उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका बेयर्स रिएजेंट का। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो क्या होता है, जब भी किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन हम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ या बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाते हैं, अगर उस रिएक्शन के अंदर जो KMnO4 होता है इसका कलर होता है वायलेट, और जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। अगर कोई भी कंपाउंड बेयर्स रिएजेंट के कलर को वायलेट से ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर KMnO4 का कलर चेंज नहीं होता है, वायलेट का वायलेट ही रहता है, तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड है। अगर KMnO4 का कलर वायलेट से ब्राउन हो जाता है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह का जो टेस्ट करने के लिए भी हम बेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं। उसमें ये सेम रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन उसमें होती है। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो भी हमारी एल्कीन होती है वो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो ये मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर लिखी हमने, पर मैग्नेट आयन की, मैग्नेट आयन है ये हमारा पर मैग्नेट आयन। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। ये डबल बॉन्ड इधर इस पे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड इधर मैग्नीज पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो मतलब ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और इसको हम, ये ऑक्सीजन पे इधर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। तो इस तरीके का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जिसको साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बोलते हैं। और जब इस साइक्लिक मैग्नेट एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में। तो जब ये बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और इस कार्बन के ऊपर OH आ जाता है और इधर हाइड्रोजन आ जाता है। इस कार्बन पे भी OH आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ग्लाइकोल। और ये हमारा साथ में मैग्नीज का एक कंपाउंड बनता है और ये इस रिएक्शन के अंदर ही वाटर की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है और मैग्नीज +5 से ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और MnO2 का हमें पता है कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके वाटर के प्रेजेंस में ब्राउन कलर के MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा ग्लाइकोल यहाँ पे बन जाता है। तो ये है मैकेनिज्म हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का, या जब एल्कीन की रिएक्शन हम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोग्रेस करती है। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हॉट KMnO4। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। अब कोल्ड
KMnO4 की जगह हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हॉट KMnO4। तो जब हम KMnO4 को हॉट करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है कि ये जो कार्बन कार्बन के ये जो डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। एल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके ब्रेक होने से हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कीटोन्स बन सकते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, या इन तीनों में से किसी का मिक्सचर भी बन सकता है। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, कीटोन बनेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एल्कीन पे, एल्कीन की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपलेस्ट एल्कीन देखते हैं, ये हमारी इथीन है। इसकी रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ करवाई है, और टेम्परेचर यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी हाई लिया हमने, 350 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। इधर ये जो CH2 ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन ये है तो एक कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना है। तो ये दो, एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, तो दो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो फॉर्मिक एसिड के मोलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे। और ये जो फॉर्मिक एसिड बनता है इस रिएक्शन के अंदर ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी ऐसी एल्कीन की रिएक्शन हम करवाते हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ, जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे ये CH2 ग्रुप हो, इस तरीके से दो CH2 ग्रुप हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। अब हमने एल्कीन की स्ट्रक्चर चेंज कर दी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के एक एल्काइल ग्रुप इधर CH3 ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, फिर से ये सेम रिएजेंट लिया, इसकी फिर रिएक्शन करवाई, तो ये डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा। तो जब ये CH2 ग्रुप है तो इधर तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और ये जो CH3 CHO है इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 ये CH का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। इधर ये फॉर्मिक एसिड, और हमें पता है फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता है, तो ये फिर से CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या बनता है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से ब्रेक होगा तो इधर ये CH2 ग्रुप नहीं है, ये CH है। जब CH होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये CH2 होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो CO2 और H2O बनता है। अब आगे देखते हैं हम, अब इस ये सेम रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये CH2 है, तो CH2 का तो क्या बन जाएगा, हमने बताया है CO2 प्लस H2O। और इधर ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा कीटोन। क्या ध्यान देना है आपको, इस कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ कीटोन बनेगा। तो इस CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 ये कीटोन बन गया। अगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर ये दो हाइड्रोजन है तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अब आगे देखते हैं, तो इस वाले डबल बॉन्ड की जब ब्रेक ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका तो कीटोन बनेगा CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 ये कीटोन बन गया। इधर एक हाइड्रोजन, इसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमें देखना है, ये कार्बन रहा, ये कार्बन है, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, इस कार्बन पे भी कीटोन ग्रुप आ जाएगा, इस कार्बन पे भी, तो ये दो एसीटोन के मोलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरीके से हमने देख ली रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हॉट KMnO4। इसके बाद हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन। ओजोन के साथ रिएक्शन देखेंगे एल्कीन की।
तो क्या होता है, जब भी एल्कीन ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, और इस रिएक्शन के अंदर भी ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा, एल्कीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके ब्रेक होने की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे। अब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों बनेंगे, ये फिर से डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एल्कीन पे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन के ऊपर। तो पहले इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। तो हमने ये सिंपलेस्ट एल्कीन लिए इथीन, जब इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं तो ओजोन का 1,3 डाइपोलर एडिशन होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे मैकेनिज्म में। तो ये ओजोन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाती है, ये ओजोन यहाँ पे ऐड हो गई है, डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया है। ये इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड यहाँ पे बनेगा, और ये जो मोल ओजोनाइड होता है ये अनस्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि तीन तीन ये यहाँ पे ऑक्सीजन 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 बॉन्ड होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए अनस्टेबल होता है। तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, और इसके रीअरेंजमेंट से क्या बनता है, मोल ओजोनाइड से बनता है ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड जो होता है ये स्टेबल होता है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक और वाटर के साथ। तो जब भी मोल ओजोनाइड की रिएक्शन जिंक वाटर के साथ करवाते हैं तो ये रिडक्टिव क्लीवेज हो जाता है इसका, मोल ओजोनाइड ओजोनाइड का रिडक्टिव क्लीवेज। तो रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगा इस ओजोनाइड का, और क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जिंक से बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। और यहाँ पे हमारे क्या बन गए, CH2O एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ से बन गया, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ से बन गया, तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, और जो जिंक था उसकी ऑक्सीडेशन होकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा उससे। तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया, और ये ओजोनाइड है, इससे दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए। अब ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन होती है इसके प्रोडक्ट को बताना काफ़ी आसान होता है। क्या करना होता है इसमें, सिंपली कि अगर कोई भी एल्कीन है हमें उसकी ओजोनोलिसिस हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या करना होता है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगा देंगे, एक ऑक्सीजन इधर। तो इधर देखिए आप, ये CH3CH है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये CH3CHO बन जाएगा। इधर ये CH2 है, एक ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस एल्कीन की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर से हमारा एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर, तो ये CH3CHO बन गया, इधर भी CH3CHO ये बन गया। इस में रिएक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ये CH3CO CH3 बन गया, ये CH3CO CH3। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान होता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और जो भी कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। इसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन का, तो काफ़ी इजी मैकेनिज्म है। क्या होता है इसमें कि ये हमारी ओजोन गैस है, इसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर हमने ये नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है, तो ये 3 लोन पेयर है इसके पास, और ये जो ऑक्सीजन है इसमें पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, ये इस पे 2 लोन पेयर है, और ये बीच वाला न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे भी 2 लोन पेयर है। तो क्या होता है, एल्कीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करती है तो 1,3 डाइपोलर एडिशन हो जाता है, 1,3 डाइपोलर एडिशन हो जाएगा ओजोन का एल्कीन के ऊपर, कि इसने यहाँ पे अटैक किया
और ये वाले डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक कर दिया, तो इसको बोलते 1,3 डाइपोलर एडिशन। तो ये ओजोन का एडिशन हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अब क्या होगा, ये मोल ओजोनाइड बन गया। मोल ओजोनाइड हमने बताया अनस्टेबल होता है, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसके रीअरेंजमेंट से ये हमारे पास क्या बन गया, ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड की रिएक्शन जब हम जिंक वाटर के साथ करवाएंगे तो रिडक्टिव क्लीवेज होगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इस ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से ये कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, एक कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है ओजोनोलिसिस रिएक्शन का। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट को हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर। अब अगर हमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट दे रखे हैं और उन प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो भी कार्बन है, जो भी कार्बोनाइल कार्बन है, उसको हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे इसको 1 नंबर कर दिया, इसको 2 कर दिया, और इनके ऑक्सीजन को आमने सामने लिखेंगे और इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ हटा के इन कार्बन को डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो जैसे कि इस कंपाउंड में हम कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन हमने यहाँ से हटा दी, ये यहाँ से हटा दी, और इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एल्कीन की स्ट्रक्चर आ गई कि ये वाले जो प्रोडक्ट थे, ये वाले जो प्रोडक्ट थे ओजोनोलिसिस के, ये इस एल्कीन से बने होंगे। तो जब प्रोडक्ट से हमें एल्कीन की स्ट्रक्चर लिखनी है तो ऑक्सीजन को हटा के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख देंगे। जब हमें किसी एल्कीन की ओजोनोलिसिस करवा के उसके प्रोडक्ट लिखने हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये है ओजोनोलिसिस रिएक्शन एल्कीन की। तो इसी के साथ हमारा एल्कीन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।